Hello guys, I Anshuman welcome you all in my Commerce Gateway classes and in my another video of accounting principles. And this is my last video of accounting principles और आज ये चैप्टर पूरी तरह से वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्ट्स को देखा था। ठीक है, और पूरे 11 कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ने पूरी अच्छी तरीके से समझा था, जो भी ये 2-3 जो प्रीवियस 2 या 3 डेज क्लास में मेरे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कन्वेंशंस को देखेंगे और 3 कन्वेंशंस को देखने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कवर अप हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वेंशंस होते क्या है, कितने टाइप्स ऑफ कन्वेंशंस होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कन्वेंशंस। पहला कन्वेंशन जो है वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, अब मैंने 2 या 3 क्लासेस जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो जब मैं आपको कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स बता रहा था तो मैंने बताया था कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है। जिन्होंने मेरा वीडियो देखा वो समझ गए होंगे कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, और जिन्होंने नहीं देखा है मेरा वीडियो उनको मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ। कन्वेंशंस का मतलब होता है ट्रेडिशंस। ठीक है, पुरानी प्रथा जो बहुत सालों से चली आ रही है और उन्हीं के बेसिस पर हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में कन्वेंशंस का मतलब होता है ट्रेडिशंस। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मेरी स्टार्टिंग के दूसरे लेक्चर्स पे जा सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएगा कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ बीइंग सेफ। ठीक है, हम कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म को हम लोग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें सेफ प्ले करना है, सतर्कता बनाए रखनी है। ठीक है अब एक बात बताओ, आप जब भी सेफ खेलना हो तो आप क्या करोगे? आपको जब भी सेफ खेलना हो तो आप क्या करोगे? सपोज करो कि आपके पास एक बॉल फेंकी गई है। ठीक है, आप उसको 6 मार सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर बॉल नहीं खींची तो कैच भी हो सकता है, क्योंकि फील्डर वही है जहां आप मारने का सोच रहे हो। तो ऐसे में आप सेफ खेलने के लिए क्या करोगे? आप या तो 4 मारोगे या तो आप रन लोगे। ठीक है, तो ये कहता है मेरा, तो ये होता है सेफ प्ले करना। ठीक है, तो यही कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी कहता है कि हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते जब तक वो रियलाइज न करवा दिया गया हो या जब तक वो नहीं गया हो। ठीक है, और जो लॉस है उनकी छोटी भी पॉसिबिलिटी है तो भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। अब वो चाहे जैसा भी केस हो, चाहे वो प्रोविजन बनाया जाए या उसको फुटनोट्स में ही दिखा दिया जाए। तो यही पॉइंट कह रहा है कि प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड until realized, but all losses even those are the remote possibility are to provided in the books of accounts। प्रॉफिट्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन पर जो भी लॉस होने वाला है इन केस ऑफ फ्यूचर उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे पहले के पहले ही दिखा के क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब द अप्रोच ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर लॉसेस बट नॉट रिकॉग्नाइजिंग द गेन्स अंटिल रियलाइज इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म अप्रोच। ठीक है, ये जो अप्रोच है जिसमें हम लॉसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं पर गेन को नहीं करते जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाता, ये या जब तक वो हो ना गया हो, तो उस अप्रोच को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच। ठीक है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी डिस्करेज एज इट विल लीड टू द हिडन प्रॉफिट्स कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व। अब ये नहीं है कि हम जानबूझ कर प्रॉफिट छुपा रहे हैं, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो हिडन प्रॉफिट में जाता है और हिडन प्रॉफिट जहाँ होता है वहाँ सीक्रेट रिजर्व बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको जानबूझकर आपको डेलिब्रेट अटेम्प्ट कर कर आपको प्रॉफिट नहीं छुपाना है। ठीक है, अब एग्जांपल, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और द मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लो। ठीक है, अब जो स्टॉक होता है उसे हम कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों में से कम जो भी होगा उस पर हम लोग दिखाएंगे, उस वैल्यू पर हम लोग दिखाएंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हम उसे कम से कम वैल्यू पे दिखा सकते हैं। और क्यों? क्योंकि हो सकता है जब हम स्टॉक को बेचने निकले स्टॉक को बेचने निकले तो जितना हमने पैसे लगाए हैं वो भी ना निकले, मतलब कि उसका मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम है, तो हम सेफ प्ले करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यही कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होगा हम उस वैल्यू पे दिखाते हैं। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, हम प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। अभी डेब्ट क्या होता है? डेब्ट मतलब जिसको हम लोग पैसा उधार पे दिया रहता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा टाइमली पे कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा टाइमली पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो
तो एक तरह का जिन्होंने पैसा पे कर दिया वेल एंड गुड, जिन्होंने पैसा टाइमली पे नहीं किया उनका एक डर रहता है, ठीक है, पैसा हमारे डूबने का डर रहता है, ठीक है, लॉस रहता है कि हमारा पैसा लॉस में चला जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने दूसरे कन्वेंशंस पर। हमारा दूसरा जो कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। जैसे कि नाम ही मालूम चल रहा है कि हमें फुली डिस्क्लोज करना है। अब क्या फुली डिस्क्लोज करना है, चलिए हम देखते हैं। All material and relevant facts concerning financial performance of the enterprise must be fully and completely disclosed in financial statements and their complying footnotes. हमारे जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं या रेलेवेंट फैक्ट्स हैं जो कि अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताते हैं, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या चल रहा है, ये फुली और कम्प्लीटली डिस्क्लोज होते हैं या फिर होने चाहिए। अब ये कहाँ पर होने चाहिए, या तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर होने चाहिए जो कि हमारे प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट पोजीशंस को बताते हैं, या फिर उनके फुटनोट्स पर होने चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप अपने लाइफ टाइम से भी ले सकते हो कि जैसे कि आप के रिपोर्ट कार्ड में भी दिखाया जाता है कि आपको क्या ग्रेड मिला है, ठीक है, आपके क्लीननेस पर या आपके एटीट्यूड पर, ठीक है। तो उसी तरह कंपनी में भी एक एक चीज, ठीक है, कम्प्लीटली और फुली डिस्क्लोज की जाती है, ठीक है। अब बिजनेस को कैसे पता चलेगा कि क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 हैज प्रोवाइडेड द फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट of the company which needs to be completely adhered for the preparation of these statements so that there is a proper disclosure of material accounting information, ठीक है। तो ये हमको पता चलता है हमारे इंडियन कंपनीज 2013 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं और उसी फॉर्मेट से हमको रेलिवेंट चीजें हमको मालूम चलती है, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है, तो यही ये कह रहा है ये पॉइंट, ठीक है। और फिर उसके रहता है, उसके आगे लिखा है रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी mandates complete disclosure to be made by the companies to give a fair views of the profitability, ठीक है। जब आप और डीप में जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि कुछ रेगुलेटरी बॉडीज भी होती हैं जैसे कि सेबी हो गया जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। जैसे कि सेबी, जैसे जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी डील करता है शेयर्स डिवेंचर से, उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब सारी चीजें बैलेंस शीट में आती हैं और इनको भी हमको फुली और कम्प्लीटली डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि मैनेजमेंट लोग क्या करें, इन्हीं अच्छा डिसीजन ले सके, ठीक है, और वो लोग इन्वेस्ट कर सके हमारे पैसा हमारे कंपनी में, ठीक है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मालूम चलता है कि हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए इस कंपनी में। तो ये था कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने लास्ट और आखिरी कन्वेंशंस पर। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है। आप समझते हैं मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। मटेरियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, रेलेवेंट, असेंशियल, मतलब कोई भी जरूरी चीज, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन द मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है। अकाउंटिंग को हमेशा मटेरियल फैक्ट्स पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। ऐसे फैक्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए जो किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब व्हाट इज मटेरियल, ठीक है। अब हम मटेरियलिटी जाने कैसे कि अकाउंटिंग की, ठीक है। अब हम अकाउंटिंग मटेरियलिटी जाने कैसे, ठीक है। मटेरियल ऑफ द फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक है। मटेरियलिटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियलिटी कोई भी फैक्ट के नेचर और अमाउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन, या तो हम कह सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन is considered to be the material if it is considered that its knowledge would influence the decision of the users of the financial statements, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि यूजर्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब उनके लिए जरूरी है जानना कि क्या चल रहा है, क्या क्या कौन कौन इन्वॉल्व है, ये सब यूजर्स के लिए मटेरियल है, ठीक है। अब हमें एसेट्स,
लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स में मशीन, ये सब सारी चीजें यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। तो ये सब एक तरह का मटेरियल का ही काम करता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, जो मेरी इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है, जिसमें बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का मटेरियल इंफॉर्मेशन है या मटेरियल फैक्ट्स है, ठीक है। व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व इज वेरी स्मॉल, स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जब अमाउंट बहुत छोटा हो, से अगर हम लोग पेटी एक्सपेंसेस की बात कर लें, या अगर हम बात करें स्टेशनरी पेन पेंसिल्स की, वो भी तो बिजनेस में एक एसेट की तरह यूज हो सकते हैं, लेकिन वो मटेरियल नहीं कहा जाएगा, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेशनरी कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। ये अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो कि हैं, ये हम लोग मटेरियलिटी में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी कि देखो यहाँ लिखा हो, पेन्स एंड पेंसिल्स आर नॉट ट्रीटेड एज एसेट्स। एसेट्स की जब बात करते हैं तो वो बहुत बड़े अमाउंट में हो जाता है, जैसे कि लैंड, प्लांट, मशीनरी, ये सब की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं उसको हम लोग एक अलग स्टेशनरी कॉलम में एज अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये था कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, होप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज में बस इतना ही, और वी हैव एंडेड दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। कल मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ, दैट इज प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।